CS न्यूज हम कमलेंद्र झा खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी जनता पार्टी के अध्यक्ष और मधेपुरा सांसद पप्पू यादव के बारे में जे पहुंचल चला दरभंगा के सर्किट हाउस में वो अपन आदत के अनुरूप सरकार पर और नेता समुदाय पर जम को बरसला। कर्नाटक चुनाव पर बोल गठबंधन के जोड़ को राजनीति शुरू है। इस साल में जिस तरीके से कभी आपने नहीं देखा होगा, 10 दिनों तक इस कदर देश में नफरत की राजनीति शुरुआत हुई, उन्माद की राजनीति शुरुआत हुई। लगातार जय श्री राम के नाम पर राम ने मनुष्य को निर्माण के लिए आगे बढ़े थे और हम लोग नफरत पैदा करने के लिए राम ने हथियार उठाया था मानव कल्याण के लिए, और हमने राम का सहारा ले लिया कंप्लीट रूप से इंसानियत और पूरे देश को समाप्त करने के लिए। उसी तरीके से परशुराम जी ने फरसा उठाया था दमन के खिलाफ, और आज परशुराम जी के नाम पर चुनावी साल में लोग फरसा उठा रहे हैं, हर मोहल्ले में जाकर के नफरत की दीवार खड़ा करते हैं। उसी तरीके से आप भामाश के देख लीजिए, बाबू वीर कुंवर सिंह भारत के निर्माण के लिए आगे आए थे, लेकिन आज एक जात के आधार पर तलवार उठा करके बाबू वीर कुंवर सिंह जी को महामंडित करके नफरत पैदा करने की तैयारी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से कुछ लोगों को बुला करके समाज में विद्वेष पैदा करना, मुजफ्फरपुर में तनाव पैदा होना, कई ऐसी घटनाएं होना, तो आप एक क्या देश को देना चाह रहे हैं? नफरत की एक बड़ी लंबी फिरस्त है। कब तक इस नफरत की राजनीति में आप चुनाव प्रक्रिया को लेके चलेंगे? सभी लोग, अब पक्ष और विपक्ष दोनों की बात मैं बताता हूँ। विपक्ष घर में बैठा हुआ मस्त है, विपक्ष को कोई चिंता ही नहीं है। विपक्ष को तो लग रहा है कि जितना मुसलमान बढ़ेगा, जितना मुसलमान तबाह होगा, उतना मेरा वोट कंसोल होगा। कहीं भी पप्पू यादव को भागलपुर जाना पड़ा, रोसड़ा जाना पड़ा, नवादा जाना पड़ा, पप्पू यादव को औरंगाबाद जाना पड़ा। विपक्ष को मैं चुनौती देता हूँ तो घर से निकला क्यों नहीं? जाते ना 6-6, 7-7 दिन तक मुसलमान और हिंदू के जो गरीब और दलित है वो घर में लिपके हुए थे, कभी गए तक नहीं, और मुसलमान के रहबर बनते हैं। मुसलमानों की बात करता है। संविधान बचाने वाले लोग, इनको पता नहीं है कि इस दुनिया में पूरी दुनिया पलट जाएगी तब भी संविधान को कोई छेड़ नहीं सकता, लेकिन संविधान के नाम पर राजनीति। सबसे ज्यादा दलितों का नरसंहार जो किया, आप याद कीजिए रणवीर सेना में कौन कौन लोग थे। यदि आप बात करते हैं, जब आप रणवीर सेना में आरोप लगा रहे थे, यही सुनील हुलास पांडे, सुनील पांडे का नाम आता था कि दलितों का सबसे ज्यादा नरसंहार किया, और बाबा साहब अम्बेडकर के दिन दलितों की राजनीति में सबसे अगली पंक्ति में यही लोग बैठे हुए थे। जिसने सबसे ज्यादा नरसंहार किया वो सबसे ज्यादा अगली पंक्ति में बैठे रहे और वो राजनीति करेंगे। जिसको लगातार तक 32 साल 37 साल दलितों की पिछड़ों ने राजनीति करने का अधिकार दिया, माँ को दिया, बाप को दिया, बेटा को दिया, हर लोगों को दिया, लगातार राजनीति आप कर रहे हैं। तो आज आरक्षण की दुकान खोल करके आप चुनाव के साल में आप राजनीति कर रहे हैं क्यों भाई? आप तो ऊपर से नीचे, नरेंद्र मोदी जी भी बैकवर्ड है, नीतीश जी भी बैकवर्ड है, दलित और राष्ट्रपति है, तो आप प्रमोशन में जो बात आरक्षण की बात आप कर रहे हैं, या निजी क्षेत्र में, या जो आप न्यायपालिका में, तो रोक कौन रहा है आपको? अब तो ऊपर से नीचा है, आप कैबिनेट का डिसीजन लीजिए। नहीं मानता है तो अध्यादेश ले आइए। आम चीजों के लिए जब अध्यादेश आता है तो फिर न्यायपालिका में आरक्षण के लिए क्यों नहीं, प्रमोशन में आरक्षण के लिए क्यों नहीं? क्यों दुकान खोल करके बैठे हुए? यूपीए की सरकार में लालू यादव थे 10 साल, आप कर लेते आरक्षण। अरे आरक्षण का बंटवारा क्यों? अब 10 साल उसमें थे, आपकी सरकार थी। अब हमारा तो सबसे पहला है कि जनगणना को सामने लाए, और जिसको जिस जाति की जितनी जनसंख्या है उसमें जो आर्थिक और शैक्षणिक रूप से गरीब है उसको पूरा बांट दीजिए। जिसको सबसे ज्यादा है उसको जाएगा। यदि दलित आर्थिक और शैक्षणिक रूप से सबसे ज्यादा गरीब, तो आरक्षण की दुकान क्यों खोले हुए? आरक्षण के नाम पर तलवार चल देना। कब तक आप दलितों की राजनीति, दलितों को एक्सप्लॉयटेशन की राजनीति करिएगा आप लोग? क्यों 70 सालों में दलितों का आर्थिक और शैक्षणिक और राजनीतिक स्तर
मैं एक बात पूछना चाहता हूं सीधा, पप्पू यादव को यदि 4-5 स्टेट में MP मुख्यमंत्री बनने का राइट है, 12 स्टेट में आज राजपूत समाज के लोग मुख्यमंत्री हैं, 12, 2.5%, जब 9 स्टेट में 3% ब्राह्मण समाज के लोग जब 9 स्टेट में मुख्यमंत्री हो सकते हैं, आज भी है, तो भाई 27% दलित क्यों हिंदुस्तान में 20 स्टेट में मुख्यमंत्री नहीं हो सकता और देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता? आप कैसे, आपने क्यों आज तक इनको रोका? आप करिए ना, घोषणा करिए देश का प्रधानमंत्री दलित होगा, आप करिए, राष्ट्रपति बना करके इंस्टॉलमेंट देकर के आप क्या सोचते हैं? आप दलितों को ये कब तक आप सोचोगा मुरब्बा समझिएगा दलितों को? भाई मैं आपसे सीधा आपको मैं पूछना चाहता हूं, मेरी सीधा है, जब ब्राह्मण, राजपूत, यादव इतने स्टेट में जा सकते हैं, 14% मुसलमान है हिंदुस्तान में, कश्मीर में ही क्यों वो मुख्यमंत्री होगा? अन्य स्टेट में क्यों मुख्यमंत्री नहीं होगा? 7% निषाद है, क्यों नहीं मुख्यमंत्री होंगे? जब यादव और पूर्वी समाज के लोग मुख्यमंत्री हो सकते हैं बिहार में, तो 7% निषाद है, तो उसको भी बनाओ मुख्यमंत्री। मैं तो कह रहा हूं, तो आप राजनीतिक अधिकार नहीं दोगे और इस्तेमाल करेंगे संविधान के नाम पर दलितों का। बाबा साहब अंबेडकर को नहीं जानने वाले ये विपक्ष और पक्ष, यदि इतना ही बाबा साहब अंबेडकर की चिंता इन लोगों को है, तो सबसे पहले ये लोग अपने अपने बेटा बेटी का अंतरजातीय विवाह करें और ये छद्म राजनीति, भगवान की राजनीति बंद करे। बाबा साहब अंबेडकर के पिता कबीरपंथी थे, छद्म राजनीति कभी नहीं किया। ये हिंदू मुसलमान जाति प्रथा को तोड़े ना, सिर्फ वोट के लिए दलितों के नाम पर जिस तरीके से, और चुनाव के साल में जिस तरीके से श्री राम, परशुराम, बाबा साहब, आप भगवानों का नाम लेके नफरत पैदा कर रहे हो, ये कहां ले जा रहा है देश और बिहार को? और उसके बाद गठबंधन की राजनीति, मैं जानता हूं 2019 के पहले एक बार बड़े व्यापक रूप से करवट बदलेगा राजनीति इधर से उधर, निश्चित तौर पर, क्योंकि वोट और सत्ता के बगैर ये लालची और लोभी लोग रह नहीं सकते। ये खानदान लोग कहीं ना कहीं सबको बाप बेटा, नानी नाना, यही चिंता का विषय है। किसी को बिहार की चिंता का विषय नहीं, धंधा से मतलब नहीं, हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं, आरक्षण से मतलब नहीं, बस वोट की चिंता है और नफरत पैदा किया जाए। इसलिए संविधान बचाओ या अन्न बचाओ, ये रैली बकवास की बातें, ये लोग, ये कोई संविधान बचाओ दुनिया बचाओ की बात नहीं है। ये परिवार बचाओ, सत्ता बचाओ, ये जात को नाश करने वाला ये राजनीति करते हैं। और दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन, प्रमोशन में जब राज्यसभा में आरक्षण की बिल आया था, तो यही दोनों भाई लालू यादव और मुलायम सिंह ने विरोध किया। लंबी बात करते हैं, सबसे ज्यादा दलितों को अपमान करने वाला, चाहे वो अब किसी को उठा के देख लीजिए, किसको बख्शा है अपने मंत्रिमंडल में, सब इससे अलग हुआ। इसीलिए हम तो बधाई देंगे कि नीतीश कुमार ने ST/SC एक्ट पर कहा कि कोई हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो मैं तो बधाई दूंगा नीतीश कुमार को कि यदि आप ST/SC एक्ट के SC के आप विकास के लिए या उसके रोजगार के लिए, उसके एजुकेशन ग्रोथ के लिए, उसको कैसे, उसका जो सबसे बड़ा मूल चीज है उसका है आज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में दलितों की भागीदारी नगण्य, एजुकेशन में नगण्य है। आप जो अनुसूचित जनजाति का जो स्टूडेंट को छात्रवृत्ति मिलता था वो तो समाप्त हो गया। तो हम नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहेंगे कि यदि ST/SC एक्ट की बड़ी चिंता हम लोगों को है,
हम चाहेंगे कि निजी क्षेत्र में 40% आरक्षण SC ST और माइनॉरिटीज को मिले। पप्पू यादव चाहता है SC ST और माइनॉरिटी और निषाद में बीन, मला, केवट, गेवरत इनको और लोहा इनको SC एक्ट के साथ 40% किसी भी कीमत पर निजी क्षेत्रों में आरक्षण इसको आप दे सकते हैं। स्टेट में आप दीजिए। हाँ भाई साहब, मैं हर परिस्थिति में आपसे इसका डिमांड करता हूं। और दलितों की राजनीति संविधान के नाम पर करना बंद करें, क्योंकि संविधान का सबसे ज्यादा मजाक और बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे ज्यादा अपमान और दलितों का 14 साल 32 साल सत्ता में रहे तो सबसे ज्यादा दलितों का सम्मान नहीं करने वाला, दलितों को हाशिए में डालने वाला वो लोग आज अम्बेडकर साहब का नाम लेना चाहते हैं तो बिल्कुल गलत। और कुछ पूछना था? पप्पू जी, सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया गया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है देश का किधर जा रहा है? भैया सुप्रीम कोर्ट के जज ही सवाल लगातार उठा रहे। फिर 2 जज ने लिखा है कि एक बड़े फ्रॉड की आवश्यकता है। आज एक लगातार इंटरफेरेंस होना स्वायत्त संस्था पर आपने जब RBI के गवर्नर पर आपने सवाल खड़ा कर दिया, आप कैसे स्वयं आप चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री करेंगे? कभी सुना आपने? वो तय करेगा स्वायत्त संस्था पर। इसलिए आप RBI पर आपको नोटबंदी करनी थी तो RBI के गवर्नर को बोलते हैं कि ये देश के हित में ये है और आप तय करो। ब्लड लाए नहीं और ब्लड शरीर से ब्लड निकाल करके और आदमी को खड़ा कर दिए तो मरेगा ना जी। आज कहीं नोटबंदी किसी ATM में नहीं है, लोग मर रहे हैं, लोग खड़े हैं और देश एकदम चुप है। देश हिंदू मुसलमान में फंसा हुआ है, देश बैकवर्ड फॉरवर्ड में फंसा हुआ है। देश जय श्री राम, परशुराम, बाबा वीर कुंवर सिंह, इस बार आप पहली बार 3 दिवसीय आपने बाबू वीर कुंवर सिंह पर आपने दिया। आप इसके पहले 70 साल में क्यों नहीं दिया भाई? ये चुनावी साल ही क्यों? तो आज जो सवाल है वो संक्रमण और संकट का काल। इस हिंदुस्तान में जितना हेट और नफरत की राजनीति नेताओं ने और इन बाबाओं ने, धर्म गुरुओं ने शुरू किया है, निश्चित रूप से मैं इतना समझता हूं कि आज ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान आंतरिक रूप से युद्ध की ओर चला जाए। आगामी चुनाव में क्या आपकी पॉलिसी? किसी गठबंधन के साथ जाएंगे या फिर? भैया 1 साल पहले चोचों का मुरब्बा तो है नहीं, अहम तो रंग है, राजा वो लोग हैं, संख्या जिसकी हो उसको तय करना है। मैं तो अभी अपने संगठन को लेकर के 2 तारीख तक संगठन हमको पूरे बिहार में बना देना। 28 तारीख को कल यहाँ भी बैठक है, बिहार के सभी जगह बैठक है। 2 तारीख तक जिला कमेटी हमको फॉर्म करना है और 9 मई को पप्पू यादव ने पूरे युवाओं और छात्रों को IT सेल से लेकर के पटना बोला। पटना में पप्पू यादव उस दिन सभी छात्रों को, सभी युवाओं को और सभी सक्रिय सदस्य को मैंने बुलाया है। नवंबर से दिसंबर में हम गांधी मैदान में रैली करेंगे। उसी दिन मेरा दूसरी किताब जो जेल है उसका लोकार्पण होना है और वहीं से बिहार बदलने का नारा हम शुरू करेंगे 9 तारीख से। इसलिए 9 मई के बाद हम तय करेंगे कि हमको क्या करना। ये लड़ाई आप अकेले लड़ेंगे या किसी गठबंधन के साथ? अब ये इसको तय पार्टी को करनी है ना, और हम ये तय करेंगे जब नवंबर दिसंबर में गांधी मैदान में रैली हम करेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि हमको किसके साथ जाना है कि अकेले जाना। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से संविधान बचाओ न्याय यात्रा कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवे के चल, उनका इस सभा के संबोधित करे के चल, लेकिन तेजस्वी यादव कानूनी पचड़ा में फंसल छथ और कोई कारण वो रैली में नहीं आ सकला। रैली के बाकी सब नेता संबोधित कलन, लेकिन तेजस्वी यादव के नहीं अला से कार्यकर्ता में मायूसी छल। कार्यक्रम के दौरान कई बेर एहन स्थिति भेल जखन ई महसूस भेल जे तेजस्वी यादव के कमी खल रहा गाड़ी कब के ले लिए, प्रशासन के ले लिए बाहर के।
हेलो उनसे निवेदन है जो आप टेम्पो बाहर मैदान के बाहर ले जाइए, मैदान के बाहर आप टेम्पो खड़ा कीजिए। मैदान में संविधान बचाओ न्याय यात्रा के अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के श्री रामनेश यादव जी, समारोह में उपस्थित पूर्व सांसद सीताराम यादव जी, माननीय विधायक फराज फातमी जी, युवा अदालत के जिला अध्यक्ष, प्रखंड पंचायत समिति के प्रमुख और जनता युवा बंधु साथियों, सबसे पहले मैं पंकज ठाकुर दलित नाटकार प्रकोष्ठ की ओर से सभी आए हुए नागरिकों को अभिनंदन कर रहे हैं। आज संविधान बचाओ न्याय यात्रा का क्यों जरूरत पड़ा? साथियों, आज हम लोग इसी बीच अति पिछड़ा समाज जो ऐतिहासिक मैदान आज वंचित होने जा रहा है। साथियों, आज हमारे देश में जो संविधान का जो ये भारत सरकार, जो मोदी सरकार जो है, जो युवाओं को, नौजवानों को रोजगार देने का काम करने के लिए बोले थे, आज जो भारत हो गया उनका। साथियों, जो हमारी सरकार थी, भारत में यूपीए की सरकार थी, तो नौजवानों को रोटी रोजगार देने का काम किया जाता था, विद्यार्थियों को शिक्षा में सुधार किया जाता था, वो उनका अपना रोजगार के लिए जो पलायन को रोकने का काम किया जाता था। माननीय रेल मंत्री, जब हमारे भारत के रेल मंत्री लालू प्रसाद जी हुआ करते थे, उन्होंने नौजवान युवाओं को रोजगार देने का काम किए, हमारे समान नागरिकों को जो सुख सुविधा देने का काम किए। आज शिक्षा में जो गिरावट आ गई है, भारत सरकार कहते हैं पकौड़ा बनाओ, तो हमारे माननीय मंत्री मोहम्मद अशरफ फातमी देश में जब शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने सैकड़ों केंद्रीय विद्यालय खुलवाने का काम किए। साथियों, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस उम्मीद से भारत सरकार के प्रधानमंत्री के पद पर हम लोगों ने जो अपना बहुमूल्य वोट देकर उन्हें प्रधानमंत्री का पद सुशोभित करने के मौका दिया, वह आज भारत के सभी तबके के साथ उन्होंने गद्दारी किया। चाहे वो किसी वर्ग के लोग हो, किसी धर्म के लोग हो, चाहे जिस क्षेत्र में काम करने वाले हो, वह एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां वहां लेते हैं कि 2019 में जब लोकसभा की चुनाव होगी, हम उसमें मोदी सरकार को उठाकर फेंक देने का काम करेंगे। आप यह याद रखें, यह जो सरकार है, ना ये मंदिर मानने वालों की सरकार है, ना मस्जिद मानने वालों की सरकार है, ना गिरजाघर मानने वालों की सरकार है, ना यह गुरुद्वारा मानने वालों की सरकार है, न जैन और बौद्ध धर्म की सरकार है, यह लुटेरों मक्कारों की सरकार है। इसलिए आप हित चाहते हैं भारत का, आप अपने बच्चों का हित चाहते हैं, तो ऐसे लूली लंगड़ी पहली आंधी सरकार को पूरा 19 में उठाकर फेंकना होगा। आज भाइयों और बहनों, माताओं, आज देश के अंदर जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि देश का संविधान वो खतरे में है। आज हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो आज पूरे बिहार में और पूरे देश में घूमने का काम कर रहे हैं कि भाजपा ने जो देश के संविधान पर कुठाराघात किया है, देश के संविधान को तोड़ने का, खत्म करने का ऐतिहासिक मैदान। साथियों, मैं यादव हूँ और अगले लोकसभा चुनाव में मैं फातमी साहब का सक्रिय कार्यकर्ता था और लोकसभा चुनाव में हमारे घर का वोट 8 वोट बीजेपी में चला गया। इसलिए मेरा भतीजा बीए पास था, वो हमारे भाई को कहा पप्पा बीजेपी को वोट देबू ना तो 2 करोड़ हर साल जनता के नौकरी देते युवा सबके, हमरा नौकरी भ जाता है, मम्मी हमरा नौकरी भ जाता है। ये ढकोसला सरकार, ये केंद्र सरकार, ये मोदी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री इतने झूठे हैं जो आज तक इस भारत का कोई प्रधानमंत्री ऐसा झूठा नहीं हुआ। जनतांत्रिक व्यवस्था हो या राजतांत्रिक व्यवस्था, माननीय सिद्धांत के खिलाफ
मान्यताओं के खिलाफ जो सार्वजनिक मान्यता है उसके खिलाफ जब भी संघर्ष का बिगुल आप फूकेंगे तो उसके खिलाफ बिगुल फूकने का परिणाम जैसे लालू यादव को आज भोगना पड़ा है वैसे तमाम लोगों को भोगना पड़ा है। दोस्तों याद करो, सुकरात ने जब कहा था कि धरती घूमती है, उस समय की मान्य परंपरा थी कि सूर्य घूमता है, जिसका परिणाम उसको जहर देके मार दिया गया। क्राइस्ट ने जब सत्य को स्वीकारा और सत्य को लेकर सड़क पर निकला तो क्राइस्ट को सीले में ठोक दिया गया। दोस्तों 23 प्रखंड से आए हुए 18 प्रखंड से आए हुए सभी राजद का सिपाहीगण एवं माताओं एवं बहनों में अपनी ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। सभी आदमी जानते हैं कि हमारे आरएसएस बीजेपी के लोग हमारे जो आरक्षण जो कटौती किए हैं वो सभी आदमी जागिए सोइए नहीं, अपने गांव घर में अपने आंगन घर में महिला लोग से मैं विनती करती हूँ कि घर घर जाके सभी आदमी को जानकारी दीजिए। हम लोग तो जाते हैं तो जानते हैं, लेकिन जो हमारी माताएं एवं बहनें घर में जो बैठी हुई है उसको लोग नहीं जानती हैं, कुछ नहीं समझती है, लेकिन उनको जाके समझाने के सभी आदमी कोशिश कीजिए। गरीबों एक हो का नारा दे करके और पूर्व में जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से नाता तोड़ करके और बिहार के गरीबों के मसीहा, देश के गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में बने और युवा तेज तर्रार आज इस देश के युवाओं के धड़कन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो आज पूरे देश में जो हवा चल पड़ी है, व्यवस्था परिवर्तन की जो संघनाद हो चुकी है, उस संघनाद में हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से हम अपने महागठबंधन के सभी साथियों को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस देश में, इस बिहार में जो भी क्रांति की आवश्यकता होगी उसमें हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सभी कार्यकर्ता, सभी समर्थक तन मन धन से जो है अपने जान कुर्बानी करने के लिए, महागठबंधन को मजबूत करने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगाने के लिए तैयार रहेंगे। संविधान बचाओ न्याय यात्रा के तहत तेजस्वी यादव सभा में तो पहुंच नहीं सकला, लेकिन एहि दौरान हुनकर ऑडियो क्लिप जरूर जनता के सामने सुनाओल गया। दरअसल फोन के माध्यम से वो जनता के संबोधित कलन और विश्वास जतौलन जे जल्दी वो दरभंगा के जनता से आशीर्वाद ले दरभंगा पहुंचता। सभा में उपस्थित सभी मान्य नेतागण, पार्टी के कार्यकर्तागण, सभी साथियों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले दरभंगा जिले से आए हुए सभी दूर दराज से ग्रामीण भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार है और स्वागत करता हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि विषम परिस्थितियों के चलते आज के इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने पर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। आप सब जानते हैं अभी क्या बीजेपी के लोग और नीतीश कुमार जी ये लोग जान चुके हैं ये लोग दोबारा लौटने वाले नहीं है सत्ता में। तो पूरी तरीके से साजिश रच करके मेरे परिवार को घेरा जा रहा है ताकि जनता के बीच हम ना जाए, आप लोगों से दूर रहें और जो जनता के जो मुद्दे हैं उसको हम लोग उठाने का काम ना करें। पूरी साजिश की जा रही है, लेकिन हम लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार की जनता और दरभंगा की जनता आप लोग हमारे पार्टी और लालू जी के प्रति आप लोग खड़े रहेंगे और बीजेपी और नीतीश कुमार जी को आने वाले समय में आप सब लोग आज देखिए, कभी सुशील मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। ये लोग क्यों दरवाजे से सत्ता में घुस करके आए? बिहार का सेवा करना चाहिए था, काम करना चाहिए था डबल इंजन की सरकार को, लेकिन ये लोग बस एक ही काम में लगे हैं कि लालू जी और उनके परिवार को बचाओ और बचा करके रखोगे तभी 2019 जीत पाओगे। 5 पीड़ितों का जो 500 करोड़ का था अब तक नहीं मिला है लोगों को। तो हम लोग एकदम एकजुट होकर के सब लोग संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के
लोग सत्ता में इसलिए आए ताकि ये लोग संविधान को खत्म कर सके, आरक्षण को खत्म कर सके। इसलिए हम सभी अपने किसान, मजदूर, बेरोजगार, युवा सभी लोगों से अपील करते हैं, हर जाति के लोगों से, हर धर्म के लोगों से, कि एकजुट होकर के हम लोग लड़ाई करने का काम करें। चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, मुसलमान भाई हो हमारे या दलित भाई हो। आज जिस तरह के SC/ST एक्ट को खत्म किया जा रहा है, गरीब के अधिकारों को छीना जा रहा है, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, इसके लिए सब लोग एकजुट होना बहुत जरूरी है। वरना ये लोग चाहते हैं कि गरीबी को ना हटा करके गरीब को ही हटा दिया जाए और केवल कुछ पूंजीपति और अमीर लोगों के लिए ही ये देख रहे हैं। इसलिए हम बहुत कोशिश किए, बहुत प्रयास किए कि आज के सभा में हम आए, और ये पहले से ही ये प्रोग्राम बन चुका था कि दरभंगा जिले में हम आकर के 28 अप्रैल को भारी जनसभा करेंगे, जिसमें की सारी बातों को हम आप लोगों के बीच रखने का काम करें। लेकिन ऐसी स्थिति बनी कि हमें, आप लोग जानते हैं, घर में शादी ब्याह का भी मामला है। हमारे पिता बीमार है, एम्स में एडमिट है, और लगातार जो बीजेपी की जो एजेंसियां हैं, CBI, ED, इनकम टैक्स, लगातार मेरे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, मेरी माँ के ऊपर, मेरे पिता के ऊपर, मेरी सभी बहनों के ऊपर, मेरे सारे जीजाओं के ऊपर, बहन के ससुराल वालों के ऊपर डेली कुछ ना कुछ छापा, रेत, तमन कर करके तंग किया जा रहा है। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं, और हमारे पिता दादू जी शेर है, और इसके कीदर भक्ति से हम लोग डरेंगे नहीं। और जल्दी हम आप लोगों के बीच आकर के आप लोगों का आशीर्वाद भी लेने का काम करेंगे, ताकि जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, जो मनवादी लोग हैं, जो गरीब को खत्म करना चाहते हैं, उनके अधिकारों को छीनना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग हमेशा, हमारे पिता ने लड़ाई करने का काम किया वंचितों, शोषितों के लिए। और आपका ये बेटा, आपका ये भाई वचन देता है कि हम भी जिंदगी भर अंतिम सांस तक बीजेपी से कभी भी समझौता नहीं करेंगे, बल्कि गरीब के हितों की रक्षा के लिए तो आने वाले समय में पटकनियां देने का काम करेंगे। आज मैं फिर से पुनः ज्यादा समय नहीं लूंगा। काफी तादाद में आप लोग यहाँ आए, मुझे पूरी जानकारी मिली है, और पार्टी के वर्कर से लेकर के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की है, और सभी लोगों को मैं तहे दिल से, सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता से लेकर के कार्यकर्ता से लेकर के सभी पदाधिकारियों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने मेरे गैर मौजूदगी में भी इतनी बड़ी सभा जो करने का काम किया है, और जो मजबूती के साथ आप लोग जो खड़े हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और मुझे जल्द समय मिलेगा, मैं आप लोगों के बीच जरूर आऊंगा, और मैं आता रहा हूँ पिछले कई दिनों से दरभंगा। लेकिन गरीब की लड़ाई बहुत जरूरी है, जो लड़ाई लड़ने की, उसको हम लोगों को देखना चाहिए कि जो मौजूदा सरकार है किस तरीके से संविधान और गरीब की आरक्षणों को खत्म करना चाहते हैं। तो इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोगों ने जिस तरीके से हमारी पार्टी, हमारे पिता का साथ देने का काम किया था, आगे भी आप लोग चक्का की एकता के साथ हम लोगों को मजबूती देने का काम करें, साथ देने का काम करें, और देश को बचाने का काम करें, संविधान को बचाने का काम करें, और आरक्षण को बचाने का काम करें। यही चंद शब्द कहते हुए आप सब लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूँ, और अपील करता हूँ कि आप लोग आने वाले चुनाव के लिए आप लोग तैयारी करने का काम कीजिए। मैं जानता हूँ कि जनता में बड़ा आक्रोश है, जिस तरीके से लालू जी को, हमारे पिता को जेल भेजा गया, हमारे ऊपर मुकदमा किया गया, बिहार के जनादेश के साथ अपमान किया गया, चोर दरवाजे से सरकार आई, लोगों में आक्रोश है। लेकिन इस आक्रोश का बदला हमको लाठी डंडे से नहीं लेना है, EVM के बटन पे लालटेन का बटन दबा करके लेना होगा। और इसको जो सरकार है, जिन्होंने जनादेश का अपमान करने का काम किया है,
ही डवाडोल भ गेल कियाक त राष्ट्रीय जनता दल छात्र संगठन द्वारा मीडिया पर लगातार गाली गलौज और आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू कर दिल गेल, जाहे कारण मीडिया कर्मी सब नाराज भ गेला, पूरा कार्यक्रम के वॉकआउट करऽ लगला। लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता सब आगू बढ़ कर माफी मांग कर कार्यक्रम के कवरेज करे के अपील करऽ लगला और काफी मान मनोबल के बाद पुनः मीडिया कर्मी सब कार्यक्रम कवरेज केलनि। बैठक के दौर शुरू हो चुकल एही कड़ी में एक समीक्षा बैठक दरभंगा में आयोजित कयल गेल, जाहि में जिला अध्यक्ष मुन्ना खान समेत पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहत। संगठन चुनाव केना हुआ, कौन रूप में हुआ, एहि पर काफी देर तक मंत्रणा कयल गेल। बड़ों का सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, किस पद पर है उसको उस हिसाब से उसका सम्मान मिलना चाहिए, उस हिसाब से उससे बात की जानी। बड़े हैं तो उससे किस तरह से बात करेंगे, छोटे से किस तरह से बात करेंगे, इसका प्रभाव कहीं न कहीं ऑर्गेनाइजेशन और पार्टी पर अवश्य पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग को इन सब चीज़ों पर भी काम करने की जरूरत है। इन जो चीज़ नेताजी ने कहे हैं और माननीय प्रोफेसर साहब राघवेंद्र बाबू ने कहते रहे हैं, लगातार हमने लगभग मीटिंग को अटेंड किया है। का जो काम करते हैं माननीय नेताजी के बाद राघवेंद्र बाबू, परवेज साहब, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर हम इनके दिए हुए टास्क को फुलफिल करते हैं, वो विपक्ष के पास वो चीज़ नहीं है। हमारे लीडर जो हम लोग को गाइड करते हैं, उनके जैसा योग्य व्यक्ति पूरे बिहार में नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। उसी का योगदान है। हम लोग का स्थिति वस्तु स्थिति यथावत है। एक हम लोग कैसे बढ़ें, कैसे वफादार बने, ऑर्गेनाइजेशन हमारा कैसे दिन दुगनी रात चौगुनी के हिसाब से बढ़े, हम लोग कैसे डिसिप्लिन भाई का दर्जा दे, सम्मान दे, उनके बात को एक रामबाण की तरफ फॉलो करें, हम अपने आप में आत्मसात करें, हमारे छोटे भाई को कितना प्यार दे कि हमसे वो नाखुश नहीं हो। मेरा पेड़ी से मत ऐसा करिए ना, एक आदमी पार भाई के लिए तो कुछ करना पड़ता है। दिल भाई आप फोटो ले लीजिए। बहुत अति आवश्यक है। आप इधर आइए, इधर आप अपने आइए, इधर आइए। बिहारी का हो गए हम लोग संगठनात्मक दौड़ा पर हम लोग निकले हैं कि हम लोग में जो पार्टी जनाधिकार पार्टी है हमारे, उसको नए सिरे से कैसे बिहार में नए बिहार के निर्माण के लिए इसको तैयार किया जाए, कैसे हमारा संगठन मजबूत हो, इस पर हम लोग 6 दिवसीय दौड़ा पर निकले हैं। हमारी पूरे बिहार में 9 टीम बनी है। आज पूरे बिहार में 9 टीम निकली है
इसमें संयुक्त टीम हमारे प्रोफेसर राघवेंद्र जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव जी, मैं भी राष्ट्रीय महासचिव हूँ। हम लोग के नेतृत्व में यहाँ आज पहला चरण दरभंगा में संगठन के लिए आज यहाँ पहली बैठक है। कल हम लोग का झंझारपुर में है, परसों 30 तारीख को मधुबनी में है, 1 तारीख को सीतामढ़ी में है, 2 तारीख को शिवहर में है, 3 तारीख को मुजफ्फरपुर में है। हम लोग का पूरा फोकस है कि पहले हमारी पार्टी बिहार में जो अभी सत्ता पक्ष है उसके क्रियाकलाप पर हम लोग की कड़ी नज़र है। उसके हर गलत कार्यों का विरोध जो यहाँ विपक्ष है वो सक्षम नहीं है। पूरे बिहार में विपक्ष की भूमिका जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव के नेतृत्व में निभा रही है। और हम लोग जो हमारी अभी बिहार प्रदेश की कमेटी बनी है, लगभग 36 प्रदेश महासचिव बने हैं, 36 सचिव बने हैं, 22 उपाध्यक्ष बने हैं। इन सारे लोगों को बिहार में हम लोग इन लोग के मार्गदर्शन में नए बिहार के निर्माण के लिए हम लोग नए संगठन पूरे हर जिला में नए तरीके से तैयारी करेंगे। जो कर्मठ कार्यकर्ता है हमारे, जो मजबूत साथी हैं, उनको हम लोग ऊपर लाएंगे। हमारे जो पुराने साथी हैं वो भी हमारे साथ रहेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। निबंधन कार्यालय में विवाह निबंधन से संबंधित 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के आयोजन किया गया, जेकर उद्घाटन प्रभारी जिलाधिकारी मोबिन अली अंसारी के लिए मौका पर एडीएम रविंद्र कुमार दिवाकर से मौजूद रहे। दौरान उपस्थित कर्मी सब के विवाह के निबंधन के बारे में विस्तृत जानकारी देल गेल। विवाह उपमान के मार्गदर्शन का रचना करें, पब्लिक को ये समझने वाला नहीं है। कि ये प्रत्येक विवाहित युवक का दायित्व है कि वो अपने संबंधित विवाह निबंधक के यहाँ जाकर और आवेदन करे। स्पष्ट है कि आप किसी को घर से पकड़कर उठाकर नहीं लाएंगे। और 20 दिन की बात है। सूनी लेकिन राह नहीं है कि वैसी तो कुछ चाह नहीं है। सूनी लेकिन राह नहीं है, मन का बंध भले हो लेकिन जब ना हो अनुबंध विधिवत, ऐसा बंध विवाह नहीं है। जब ना हो अनुबंध विधिवत, ऐसा बंध विवाह नहीं है। सचमुच जैसी की बातें हम लोग कहते आ रहे हैं कि मन का बंध होना चाहिए, कभी यह अनुबंध सार्थक होता है। लेकिन 2006 की नियमावली यह कहती है कि मन का बंध भले हो जाए, लेकिन जब तक विधिवत अनुबंध नहीं होगा तो जितने भी हमें वैधानिक विवाह के अधिकार मिलते हैं उससे हम वंचित रहेगा। आने वाले समय में सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर निर्णय दिया कि विधिवत अनुबंध की आवश्यकता है। विधिवत अनुबंध की आवश्यकता और इसी विधिवत अनुबंध को कार्यरूप मूर्त रूप देने के लिए एक नियमावली तैयार की गई 2006 की। आज नियमावली के संदर्भ में विस्तार रूप से जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और कार्यशाला एक आहूत की गई है। इस जज्बे को आत्मसात करते हुए हटा लीजिए हाथ पर। लाइस पर लाइस
सभी माननीय मुखियागण, नगर क्षेत्र के माननीय वार्ड पार्षदगण, आज के इस प्रशिक्षण कार्यशाला में जिला प्रशासन की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज एक अहम विषय को लेकर यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो विवाह का निबंधन। आप सभी जानते हैं कि हमारे डे टू डे की जिंदगी में, दिनचर्या में विवाह का रजिस्ट्रेशन कितना आवश्यक है। सरकार के द्वारा आप लोगों को निबंधन पदाधिकारी घोषित किया गया है। कैसे इसका निबंधन किया जाना है, हमारे पदाधिकारी ने कुछ आप लोगों को बताया है और अभी फिर निश्चित रूप से बताया जाएगा। आप लोगों को भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। जो गांव में शादियां होती है, अमूमन ऐसा होता है कि कोई लोग रजिस्ट्रेशन कराने की परंपरा नहीं है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से इसका भरपूर प्रचार प्रसार हो और आने वाले दिनों में जितनी भी शादियां गांव में किस किसी भी हो, वो सभी आपके यहाँ रजिस्टर्ड हो, ताकि उस विवाह की वैधता बनी रहे। ऐसा इसलिए होता है कि अगर किन्हीं को आगे कुछ अगर कठिनाई होती है उनके दाम्पत्य जीवन में, तो ये अगर विवाह का निबंधन हुआ रहता है तो किसी भी तरह की कानूनी प्रक्रिया में सहायता मिलती है। इसलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे और जो कोई भी विवाह के बाद निबंधन के लिए आता है उनका आसानी से निबंधन कराना सुनिश्चित करेंगे। और हर एक माह, क्योंकि जिला में भी इसका प्रतिवेदन देना होगा, अपने पंचायत सेवक के माध्यम से इसका प्रतिवेदन सौंपेंगे। आप सभी लोगों को इस प्रशिक्षण में आने के लिए मैं शुभकामना देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन किया गेल, जाहिमे प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्रा सब भाग लेलन। इस दौरान कई तरह के खेल कार्यक्रम चल
मदर टिफिन संस्थान के प्रभारी दरभंगा पहुंचला मीडिया से बातचीत करे के दौरान वो मदर टिफिन के बारे में विस्तार से बतौलन। टिफिन सर्विस जो है एक सर यूनिट है मदर्स कैटरिंग का। तो मदर्स टिफिन के अंतर्गत दरभंगा शहर में अभी सबसे बड़ा दरभंगा शहर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है खाने की फैसिलिटी। यहाँ जितना सारा होटल है, ये होटल नाम के लिए, लेकिन ये खाने की जो उचित स्वाद होनी चाहिए वो प्रोवाइड नहीं कर पाता है। इसी के बिहाफ में हमने एक नया स्टार्टअप शहर में लेके आया है, एक अच्छा स्वाद देने के लिए और एक अच्छी खाना हाइजीनिक खाना देने के लिए। हमारा जो है दरभंगा में हमारा जो नाका नंबर 5 पे सिचुएटेड है, यहाँ से 4 किलोमीटर के अराउंड में कहीं भी आप डिलीवरी करके जो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक दिन में फ़ोन करके आप लंच मंगा सकते हैं और शाम में 5 से लेकर 6 के बीच में आप ऑर्डर करके अपना डिनर मंगवा सकते हैं। जो 4 किलोमीटर के अराउंड में फ्री डिलीवरी होगा, उससे जितना किलोमीटर बढ़ेगा पर किलोमीटर में 5 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेज होंगे। ये 40 रुपये में हम जो हमारा दो है, एक वेज और दूसरा नॉन वेज। नॉन वेज में हम सिर्फ चिकन सप्लाई करते हैं और वेज में जो है, वेज में हमारा रोटी, चावल, सब्जी, दाल, सलाद, ये 40 रुपये का थाली है। गुणवत्ता की बात करें तो गुणवत्ता की बात करें तो हम रोज़ प्रतिदिन बाई दिन हमारा चेंज होता है। कभी हम पराठा छलका सब्जी खिलाते हैं, कभी हम सोयाबीन का बिरयानी खिलाते हैं, कभी हम आपको कचौड़ी सब्जी खिलाते हैं, सीजनेबल वेज कभी खिलाते हैं, कभी हम मटर पनीर खिलाते हैं। एक जो विद्यार्थी और जो हाइजीनिक जो लोग खाना पसंद करते हैं, हम उसको उस तरह का खाना प्रोवाइड करते हैं। क्या नाम आपको कैसा ऑर्डर मिलेगा? ऑर्डर जो हमें मिलेगा सर, हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट एडवर्टाइजमेंट और हमारा सबसे बड़ा जो मार्केटिंग होता है। हम जब शुरू में जब यहाँ पे हम जिस दिन स्टार्ट किए थे, उस दिन मात्र हमारा 3 टिफ़िन गया और दूसरा दिन से 23 जाने लगा है और उसके चौथे दिन से हमारा 40 टिफ़िन बाहर जाता है। अभी मुझे ओपनिंग किए हुए मात्र परसों हमारा ओपनिंग हुआ है। माननीय सांसद श्री राजेश रंजन पप्पू यादव जी ने उनका उद्घाटन किया था। परसों से हमारा अब तक 40 टिफ़िन हमारे पास से जा रहा है। क्या नाम हुआ? कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 85 39 82 43 42 और दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 62 00 188 527। SCS न्यूज के अंक में अगले अंक में फिर की 4 समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।